नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका उपनिषद एकेडमी में। दोस्तों आज हम देखेंगे हमारे एमबीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में यूनिट नंबर 3 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है टॉलकट पार्सन। तो यही हमारा यूजीसी नेट के यूनिट नंबर 1 का भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि दोनों ही सिलेबस में यूनिट नंबर 3 और यूजीसी नेट में यूनिट नंबर 1 थिंकर से जुड़ी हुई टॉपिक है, थिंकर से जुड़ी हुई यूनिट है। आज हम शुरुआत करेंगे टॉलकट पार्सन के बारे में। इससे पहले हम 4 लेक्चर कवर कर चुके हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। तो कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल का सिद्धांत, अलगाववाद की अवधारणा, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, ऐतिहासिक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, एशियाई समाज की विशेषता, ये सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। क्लियर? आज शुरुआत करते हैं टॉलकट पार्सन से। पार्सन को पढ़ते समय सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि थोड़ा सा उलझा हुआ सा लगता है विचार, काफी जटिल है। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत देखिए, या पैटर्न वेरिएबल की बात करें, या हम सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांत की बात करें, या एगिल मॉडल की बात करें, तो कई सारी चीजें उलझी हुई सी लगती हैं। इसलिए पार्सन को पढ़ने के दौरान पहले सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िए। बहुत से लोग पार्सन को पढ़ने के दौरान सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को पहले पढ़ते हैं, वो पैटर्न वेरिएबल को पहले पढ़ते हैं। यहीं से समस्याएं शुरू हो जाती हैं। जब भी अगर आप पार्सन पढ़ते हैं तो पहले पार्सन का मूल विचार है सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था। चाहे वो सामाजिक क्रिया हो, चाहे वो पैटर्न वेरिएबल हो, चाहे वो एगिल मॉडल हो, सब कुछ सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की ही कोशिश है। तो जो कोशिश है जिस व्यवस्था को बनाए रखने की, पहले उसको तो पढ़िए कम से कम। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट पार्सन में सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को पढ़ना शुरू करते हैं शुरुआत में, या वो पैटर्न वेरिएबल को पढ़ने लगते हैं, ठीक है, या वो एगिल मॉडल को पढ़ने लगते हैं। लेकिन सबसे पहले हमेशा पढ़िए सामाजिक व्यवस्था को। सोशल सिस्टम अगर आपको समझ में आ गया तो बाकी टॉपिक अपने आप समझ में आ जाएंगे, क्योंकि बाकी इतने भी पैटर्न हैं, चाहे वो सोशल आपके पैटर्न वेरिएबल हो, चाहे वो सामाजिक क्रिया का सिद्धांत हो, चाहे वो एगिल मॉडल हो, सब कुछ इसी व्यवस्था को बनाए रखने की प्रयास है पार्सन के अनुसार। ठीक है, नमस्कार सभी को, नमस्कार, जुड़ते जाइए जल्दी से जल्दी। कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, कोई ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। थोड़ा वीडियो में हो सकता है क्योंकि लाइटिंग का इशू हो चुका है, इसलिए। ठीक है, नॉर्मल वैसे दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब मॉर्निंग में तो सभी मेंटेनेंस तो नहीं हो सकता लाइटिंग को लेकर, लेकिन इवनिंग तक ठीक हो जाएगा। हाँ, ऑडियो वीडियो में कोई समस्या? स्क्रीन ब्लर तो नहीं हो रही है? देखिए पीछे, अगर बोर्ड ब्लर हो रहा हो तो बताइएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। क्लियर है? धन्यवाद रविंद्र जी, धन्यवाद मेहर जी, गीता जी नमस्कार, मेहर जी नमस्कार। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, और शुरुआत है हमारा टॉलकट पार्सन की। तो आज हम पढ़ेंगे टॉलकट पार्सन का सबसे महत्वपूर्ण, पहले उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे, उनके परिचय के पढ़ने के बाद उनकी किताबों के बारे में जानेंगे। इसके बाद महत्वपूर्ण विचार से शुरुआत करेंगे, जहां वो कहीं ना कहीं दो लोगों में उलझे हुए हैं, दुर्खिम और मैक्स वेबर में। तो इसे कहते हैं व्यक्ति बनाम समाज की अवधारणा। तो व्यक्ति बनाम समाज की अवधारणा में, ठीक है, जो पार्सन है वो किसको फेवर करते हैं, दुर्खिम को कि मैक्स वेबर को। और फिर उसके बाद हम देखेंगे इनकी सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांत को, और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो इनका एगिल मॉडल है, उस एगिल मॉडल को जानने का प्रयास करेंगे। क्लियर? उपनिषद एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्टेट सेट, पीजीटी और सीयूटी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे कोर्स से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर आयाम दे सकते हैं। आज ही उपनिषद एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं टॉलकट पार्सन के बारे में। कहाँ के समाजशास्त्री हैं? अमेरिकन समाजशास्त्री हैं। ठीक है, पहली बात तो ये, अमेरिका में आज भी सबसे गर्व से नाम लिया जाता है पार्सन का। ठीक है, बहुत सारे विचारक आए हैं अमेरिका में, लेकिन जो काम पार्सन ने किया, जो नींव रखी है समाजशास्त्र की, देखा जाए तो नींव तो पहले ही रखी जा चुकी थी, लेकिन जो उसको एक इमारत खड़ी करी है समाजशास्त्र की अमेरिका में, उसमें सबसे बड़ा योगदान है पार्सन का। तो यही कारण है कि पार्सन ने केवल अपने स्तर पर काम नहीं किया, पार्सन के आने वाले जो अनुयायी थे, उनके जो शिष्य थे, चाहे वो मर्टन हो, विल्बर्ट मूर हो, ठीक है, किंग्सले डेविस हो, इन जैसे विचारकों ने भी समाजशास्त्र की इमारत को रंगने का और इमारत को खड़ा करने का काम किया था। तो पार्सन ने अपने जीते जी भी समाजशास्त्र में योगदान दिया, और अपने जाने के बाद भी अपने शिष्यों के माध्यम से, ठीक है, इस इमारत को खड़ा करने में और बड़ी भूमिका निभाई है। तो अभी हम देखेंगे कि पार्सन के शिष्य कौन कौन से हैं। कभी कभी यहां से भी प्रश्न हमारे
पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले हम देखें तो टॉलकट पार्सन कहाँ के समाजशास्त्री हैं? एक अमेरिकन समाजशास्त्री हैं। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। कहाँ पे जन्म हुआ इनका? 1902 में अमेरिका की कोलोराडो में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। अब ये पढ़ाई लिखाई कहाँ से की है? तो इन्होंने इंग्लैंड से और जर्मनी से पढ़ाई की है। जर्मनी से पढ़ाई करने के दौरान इनका संपर्क हुआ मैक्स वेबर से। यही कारण है कि इनके विचारों पर मैक्स वेबर का प्रभाव बहुत ज्यादा झलकता है। अभी हम इसके बारे में देखेंगे। तो लंदन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और जर्मनी में हीडलबर्ग विश्वविद्यालय से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी और वापस कहाँ गए? वापस आ गए अमेरिका। ठीक है। 1927 में क्या हुआ? अमेरिका में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में ये प्रशिक्षक के रूप में अपॉइंट कर लिए गए। ठीक है। और मरते दम तक 1979 में डेथ होगी, तब तक ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय में ही अध्यापक रहे, वहीं पे टीचर रहे, वहीं पे विभाग अध्यक्ष बने, आगे जाकर अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष भी बन गए। लेकिन पूरा जीवन पर्यंत उन्होंने केवल हार्वर्ड विश्वविद्यालय में ही योगदान दिया। यही कारण है कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय में आज भी समाजशास्त्र का जो नींव रखी हुई है वो किसने रखी है? वो रखी है टॉलकट पार्सन ने। सबसे बड़ा योगदान है, बहुत लंबा 30 से 35 साल अपना कंट्रीब्यूशन दिया है हार्वर्ड विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र में टॉलकट पार्सन ने। तो पढ़ाई कहां से करी? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। उसके बाद कहां चले गए? उसके बाद चले गए जर्मनी के हिडलबर्ग विश्वविद्यालय में और वापस 1927 में जब आते हैं तो 27 में आकर हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अपना अध्यापन कार्य शुरू करते हैं। और 1979 में जब तक इनकी डेथ नहीं हो गई, ठीक है, 77 साल की एज में इनकी डेथ हुई थी, 77 साल की एज तक ये कहां तक जुड़े रहे? हार्वर्ड विश्वविद्यालय से जुड़े रहे। ठीक। 1944 में क्या हुआ? 1944 में समाजशास्त्र विभाग के विभाग अध्यक्ष बने। कहां पर? याद रखिए, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। इसके अलावा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है 1949 में 1949 में ये अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी, इसके बारे में हम जानते हैं। जैसे भारत में हम देखते हैं जीएस घुरिये साहब ने बनाई थी ना इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी 1952-53 में बंबई में, ठीक उसी प्रकार, ठीक है, ये इन्होंने बनाई नहीं है लेकिन इसके अध्यक्ष रहे हैं, अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष रहे टॉलकट पार्सन। कब? 1949 में। ठीक है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है, जब भी महान सिद्धांत वेताओं की नाम आती है तो नाम हमेशा टॉलकट पार्सन का आता है। तो महान सिद्धांत वेता क्यों कहते हैं इन्हें? ठीक है। ग्रांड थ्योरी यानी फादर ऑफ ग्रांड थ्योरी। इनका मानना यह था कि समाजशास्त्र में एक सर्वमान्य सिद्धांत होना चाहिए, एक ऐसी थ्योरी जो सब कुछ क्लियर कर दे। जैसा कि अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है कभी 11th क्लास में, 12th क्लास में फिजिक्स पढ़ी होगी, मान लीजिए पढ़ी है, जैसे मैंने 12th तक फिजिक्स मैथ्स पढ़ी है, पीसीएम पढ़ा हुआ है, उसके बाद बीए किया था। तो 11th क्लास में जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं, 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ते हैं, तो एल्बर्ट आइंस्टीन का मानना भी यही था कि दुनिया में एक यूनिवर्सल थ्योरी होनी चाहिए जो पूरे ब्रह्मांड के बारे में सारी जानकारी हमें दे सके। बाद में स्टीफन हॉकिंस ने भी इस पर प्रयास किया कि एक यूनिवर्सल थ्योरी होनी चाहिए। उसी प्रकार समाजशास्त्र में भी अगर हम देखें तो समाजशास्त्र में भी टॉलकट पार्सन ने इस बात पर जोर दिया कि पूरे समाज को समझने को लेकर एक ग्रांड सिद्धांत, एक बड़ा एक कॉमन थ्योरी होनी चाहिए जिससे हम समाज को गहराई से समझ सकें और एक ही थ्योरी के बेसिस पर दुनिया के सभी समाजों की व्याख्या कर सकें। इसलिए उन्होंने छोटे मोटे सिद्धांतों की बात नहीं करी, इन्होंने हमेशा ग्रैंड थ्योरी यानी महान सिद्धांतों की बात करी है, यानी जैसे सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत। तो पार्सन के अनुसार सोशल सिस्टम थ्योरी दुनिया में सब जगह एक समान तरीके से लागू होनी चाहिए। दुनिया में सभी देशों में समान तरीके से एगिल मॉडल काम करता है, यानी एक यूनिवर्सल थ्योरी बनाने पर फोकस किया है टॉलकट पार्सन ने। ठीक है। तो इसलिए कारण से इनको महान सिद्धांत वेत्ता या ग्रैंड थ्योरी का जनक कहा जाता है। इसके अलावा ये मैक्स वेबर के शिष्य थे, यही कारण है कि बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। और मैक्स वेबर की ज्यादातर जो किताबें हैं देखिएगा वो जर्मनी में हैं, क्योंकि मैक्स वेबर जर्मन थे, उन्होंने सारा साहित्य जर्मन भाषा में लिखा है। हमारे यहाँ की तरह नहीं है कि अंग्रेजी वालों को प्राथमिकता मिलती है, हिंदी लिखने वालों को कोई प्राथमिकता मिलती ही नहीं है भारत में, वो पीएचडी भी नहीं कर पाते अच्छे से। लेकिन वहीं अगर आप देखें पूरे मैक्स वेबर ने पूरा साहित्य जर्मन में लिखा है। दुर्खिम ने अपनी सारी किताबें फ्रेंच में लिखी है। ठीक है। याद रखिए, भारत में अगर हिंदी में समाजशास्त्र को लिख भी दे तो पब्लिकेशन वाला छापेगा भी नहीं उस किताब को। यहां पर इन्होंने क्या किया, यहां पर आपके पार्सन ने वेबर की जितनी भी जर्मन साहित्य जो वेबर का साहित्य है जो जर्मन भाषा में लिखा गया है समाजशास्त्र का, उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया है। और सबसे पहला किताब कौन सी थी? बड़ी फेमस किताब है द प्रोटेस्टेंट एथिक इन द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इसमें इन्होंने ये बताया था कि कैसे प्रोटेस्टेंट विचारों ने यूरोप में पूंजीवाद के उदय में योगदान दिया है। इस किताब का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? टॉलकट पार्सन ने किया है। आगे जाकर 1960 के दशक तक आते आते बहुत सारी किताबों का अनुवाद कर चुके थे टॉलकट पार्सन मैक्स वेबर का।
तो मैक्स वेबर का बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है किस पर? टॉलकट पार्सन पर। यहां तक तो हमें जानकारी होनी चाहिए किसके बारे में, ठीक है, टॉलकट पार्सन के जीवन के बारे में। अब इनके जो शिष्य हैं, क्योंकि बहुत लंबा समय इन्होंने अपना दिया है हार्वर्ड विश्वविद्यालय में, और दुनिया के टॉप 10 टॉप 3 में आता है हार्वर्ड विश्वविद्यालय आज भी, तो उनके जो शिष्य हैं वो भी कहीं ना कहीं छोटे मोटे शिष्य नहीं है, उनके शिष्यों ने भी महान काम किए। और सबसे महत्वपूर्ण शिष्य कौन है इनका? ठीक है, वो है रॉबर्ट मर्टन। मर्टन पढ़ चुके हम, याद रखिएगा। मर्टन है, किंग्सले डेविस हैं, रॉबिन्स विलियम्स हैं, विल्बर्ट मूर हैं। ये वो विचारक हैं जो किसके शिष्य थे? जो आपके टॉलकट पार्सन के शिष्य हैं। लेकिन याद रखिएगा, पार्सन को वो सम्मान नहीं मिल पाया आखिरी दम पर जो मर्टन को मिल गया। मर्टन पहले समाजशास्त्री हैं अमेरिका के जिन्हें कांग्रेसनल मेडल मिला, जिन्हें राष्ट्रपति सम्मान मिला। यह सम्मान आज तक किसी को नहीं मिला था। टॉलकट पार्सन को भी नहीं मिल पाया, जिन्होंने टॉलकट पार्सन सबसे ज्यादा योगदान दिया है समाजशास्त्र में अमेरिका में। लेकिन यह सम्मान किसको मिला था? मर्टन को मिला था। पढ़ा था हमने, पहले अमेरिकन समाजशास्त्री थे जिन्हें कांग्रेसनल मेडल मिला हुआ है, ठीक है, सर्वोच्च सम्मान मिला हुआ है अमेरिका का अपने योगदान के चलते। लेकिन मर्टन किसके शिष्य हैं? मर्टन पार्सन के शिष्य हैं। ठीक है, क्लियर यहां तक? 1979 में क्या हो गया? 1979 में इनकी डेथ हो गई। इसके अलावा पार्सन को किस रूप में जाना जाता है? क्या ये संघर्षवादी हैं? क्या ये प्रकारवादी हैं? क्या ये संरचनावादी हैं? कौन है? तो पार्सन की गणना होती है संरचनात्मक प्रकारवादियों में। इन्हें आदर्शवादी प्रकारवादी और संरचनात्मक प्रकारवादियों के रूप में जाना जाता है। तो ये तो विचार हो गया किसके बारे में? पार्सन के बारे में, कि पार्सन का जन्म कहां हुआ, पार्सन को लेकर कौन कौन से विचार हैं, ठीक है, पार्सन किसके शिष्य थे, इनके शिष्य कौन कौन से थे, इस प्रकार की जानकारी अभी हमने प्राप्त करी है। कोई डाउट इसमें? कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पार्सन की जब बात आती है तो पार्सन की आलोचना से भी एक नया विचार पैदा हो गया। यानी पार्सन के विचार कितने प्रमाणित रहे होंगे या कितने प्रभावकारी रहे होंगे कि इनकी आलोचना भी हुई। जैसे कार्ल मार्क्स की आलोचना बहुत ज्यादा होती है, तो अगर किसी की आलोचना ज्यादा हो रही है इसका मतलब उसने बहुत ज्यादा काम किया है, तभी तो आलोचना हो रही है। इसने कुछ काम ही नहीं किया है तो आलोचना कैसे होगी? यही कारण है कि पार्सन के विचारों की भी आलोचना हुई, और पार्सन के विचारों की आलोचना के चलते एक नया विचार पैदा हो गया, एक नई अवधारणा पैदा हो गई जिसे हम कहते हैं नव प्रकारवाद। किसने क्या पैदा किया? नव प्रकारवाद का जनक कौन थे? जेफरी अलेक्जेंडर। जेफरी अलेक्जेंडर ने प्रकारवाद यानी पार्सन के प्रकारवाद का विरोध करते हुए एक नई शाखा पैदा कर दी, उसे कहते हैं नव प्रकारवाद। लेकिन ये प्रकारवाद का विरोध नहीं, ये प्रकारवाद में सुधार है। तो पार्सन के विचारों में, ठीक है, रिफाइन करते हुए, सुधार करते हुए नव प्रकारवाद की नींव रखी थी किसने? जेफरी अलेक्जेंडर ने। वैसे आपके सिलेबस में अलग से है जेफरी अलेक्जेंडर और नव प्रकारवाद, वहां हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती हैं रचनाएं। पार्सन की किताबों से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। इनके सन आपको याद होना चाहिए, कौन सी किताब कब आई थी ये भी क्लियर होना चाहिए। जोड़ी बनाने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्सन की पहली किताब है वो है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। 1937 में यह किताब लिखी थी, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। दूसरी किताब है द सोशल स्ट्रक्चर, 1949 में लिखी। ठीक है, सबसे फेमस किताब 1951 में आती है द सोशल सिस्टम। सबसे ज्यादा एग्जाम में अगर देखा जाए तो ये किताब और ये किताब, ये दो ऐसी किताबें हैं जो एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती हैं। द सोशल सिस्टम, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, जिसमें इन्होंने सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया और इसमें इन्होंने सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। इसके अलावा ऐसे इन सोशियोलॉजिकल थ्योरी 1964 में आती है। पॉलिटिक्स एंड सोशल स्ट्रक्चर 1969 में आई थी, और यह भी हाल ही में देखा जाए तो एमबीपीएससी का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज 1971 में आती है। तो किताबें तो बहुत सारी हैं, लेकिन ज्यादा अनावश्यक किताबें पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता कि आप हर राइटर की सारी किताबें 25-30 किताबें रट्टा मारेंगे, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको वो किताबें जरूर पढ़नी चाहिए जिसमें कोई ना कोई सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया हो। ठीक है, इसलिए तो ये वो थ्योरी है जिनमें किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई सिद्धांत प्रतिपादित किया हुआ है। तो ये क्रम से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जोड़ी बनाने वाले क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। लेकिन किताब नंबर 1 और 3, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन और द सोशल सिस्टम, दोनों किताबों के साथ अच्छे से पढ़ लीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि टॉलकट पार्सन की द सोशल सिस्टम कब पब्लिश हुई थी? 1951 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, चलिए अब आते हैं थ्योरी की बात करते हैं। कौन कौन से सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं? कई सारी थ्योरी हैं, कई सारे सिद्धांत हैं पार्सन की। सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत, जो सबसे मूल सिद्धांत है।
सारे सिद्धांत इसी के आसपास घूमते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कार्ल मार्क्स का आर्थिक निर्धारणवाद का सिद्धांत, तो कार्ल मार्क्स के सभी सिद्धांत, चाहे वर्ग संघर्ष का सिद्धांत हो, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत हो, सब कुछ ऐतिहासिक भौतिकवाद और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के इर्द गिर्द घूमते हैं। उसी प्रकार पार्सन के सारे सिद्धांत भी सामाजिक व्यवस्था के इर्द गिर्द घूमते नजर आते हैं। तो पहले आपको सामाजिक व्यवस्था पढ़नी चाहिए, ठीक। उसके बाद सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, प्रतिमान विकल्प, सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत, कई सिद्धांत हैं। अब समस्या क्या होती है, ठीक है, स्टूडेंट क्या करते हैं, सबसे पहले वो सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को पढ़ना शुरू करते हैं, फिर वो कहते हैं पार्सन बहुत जटिल है, पार्सन बहुत कठिन है। कठिन इसलिए है क्योंकि आपने उनके मूल विचार को नहीं समझा। मूल विचार को समझेंगे तो बाकी सारे सिद्धांत समझ में आ जाएंगे। पैटर्न वेरिएबल क्या है, एगिल मॉडल क्या है, ठीक है, साइबरनेटिक हायरार्की क्या है, ये सारे विचार समझ में आ जाएंगे। लेकिन पहले मूल विचार क्या है, वो है सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था। आसान भाषा में समझ लीजिए, पार्सन को एक ही बात से चिढ़ है, वो क्या है कि सामाजिक व्यवस्था के अगेंस्ट कुछ नहीं होना चाहिए। वो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की इतनी कोशिश करते हैं कि उसके लिए वो आसपास की सारी चीजों को दरकिनार कर देते हैं। उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, सामाजिक व्यवस्था मायने रखती है। इसी कारण से नव प्रकारवादियों ने उनकी आलोचना करी, मार्क्सवादियों ने उनकी आलोचना करी, कई लोगों संघर्षवादियों ने उनकी आलोचना करी, डैरन हॉफ ने उनकी खुल के आलोचना करी। कारण यही है कि वो व्यवस्था को बनाए रखने की बात करते हैं, और इसी व्यवस्था को बनाए रखने के चलते वो क्या हो जाते हैं, वो स्थिरतावादी हो जाते हैं, वो परिवर्तन विरोधी हो जाते हैं, क्योंकि वो आप व्यवस्था को बनाए रखने की इतनी कोशिश कर रहे हैं कि आप आसपास की चीजों पर ध्यान देते ही नहीं है। तो पार्सन हर उस चीज को नकार देते हैं जो व्यवस्था के अगेंस्ट हो, हर उस चीज का समर्थन करते हैं जो व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश करती हो। ठीक है, क्लियर यहां तक? चलिए शुरुआत करते हैं सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांत से। हाँ, एक चीज हमारी छूट गई थी, वो है व्यक्ति बनाम समाज। थोड़ा नजरिया समझ लीजिए ताकि आपको सारी थ्योरी समझ में आसान हो जाएंगी। पहले व्यक्ति का नजरिया मालूम होना चाहिए। जैसे दुर्किम ने क्या कहा था, दुर्किम ने कहा था कि समाज देवता है, लेकिन मैक्स वेबर ने कहा नहीं, सामाजिक क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, व्यक्ति कर्ता महत्वपूर्ण होता है सामाजिक क्रिया के लिए। तो समाज की मूल इकाई व्यक्ति है, जबकि दुर्किम ने कहा कि नहीं, समाज ही देवता है, समाज ही सर्वोच्च है। ठीक है, यहां पर बात आती है व्यक्ति बनाम समाज। पार्सन ने दोनों की आलोचना करी। पार्सन कहते हैं, पहली बात तो दुर्किम से सहमत नहीं है कि समाज देवता है, समाज ही सर्वोपरि है, और ना ही वो मैक्स वेबर से समर्थन करते हैं कि मैक्स वेबर ने कहा था कि व्यक्ति को प्राथमिकता दो। सामाजिक क्रिया का मूल कर्ता कौन होता है, व्यक्ति कौन होता है, कर्ता होता है, यानी व्यक्ति होता है। अगर कर्ता नहीं होगा, व्यक्ति नहीं होगा, तो सामाजिक क्रिया नहीं होगी, समाज ढह जाएगा। तो समाज का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है, व्यक्ति पर निर्भर करता है। लेकिन पार्सन कहते हैं कि यह बहस ही अनावश्यक है। क्यों? क्योंकि समाज और व्यक्ति अलग अलग है ही नहीं, दोनों ही क्या है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए यह कहना कि समाज सर्वोच्च है या यह कहना कि व्यक्ति सर्वोच्च है, दोनों गलत हैं। आप अलग अलग कैसे बांट सकते हैं? जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति आपसे मिलने आता है अमेरिका से, या आप मान लीजिए ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, ट्रेन में सामने कोई एक परिवार बैठा हुआ है जो अमेरिका से आया था। तो उसका जो कल्चर होगा, उसकी जो परंपराएं होंगी, वो आपको दिख रही होंगी, उसकी बातचीत करने का तरीका। तो आप क्या कहेंगे, ये अमेरिकन सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। यानी एक व्यक्ति अपने समाज को रिप्रेजेंट करता है। तो सब व्यक्ति को समाज से अलग कैसे कर सकते हैं? जब हम भारत से बाहर जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं, भारतीय है। हमारा पहनावा, हमारा खान पान, हमारी आदतें हमारी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती हैं। तो लोग देखते से कह देते ये भारतीय हैं, हम देखते से कह देते ये चाइनीज है, ये पाकिस्तानी है, या अरब से आया है, ये फ्रेंच है। हम कहते हैं ना कि यानी कोई भी व्यक्ति अपनी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। और आप कह रहे हैं कि सोसाइटी अलग है, व्यक्ति अलग है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, व्यक्ति हमेशा अपनी सोसाइटी को ही रिप्रेजेंट करता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर व्यक्ति नहीं है तो सोसाइटी का भी कोई अस्तित्व नहीं होगा। क्लियर? अगर सोसाइटी से व्यक्ति हटा दीजिए तो काय की सोसाइटी? एक बिल्डिंग है, मान लीजिए 500 फ्लैट हैं, उसमें 500 परिवार रहते हैं, लेकिन अगर कोई परिवार ना रहता, कोई इंसान ना रहता हो, तो आप ये कहेंगे ये सोसाइटी है? नहीं, आप ये कहेंगे खंडर है, ये बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग कहलाएगी, खंडर कहलाएगा, सोसाइटी नहीं कहलाएगी। जब लोग उसमें आके रहेंगे तब सोसाइटी बनेगी। क्लियर हुआ? यानी सोसाइटी भी महत्वपूर्ण है, समाज भी महत्वपूर्ण है, व्यक्ति भी महत्वपूर्ण है। इसमें यह कहना कि समाज देवता है और व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, या व्यक्ति महत्वपूर्ण है समाज महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा नहीं है। दोनों बहुत जरूरी हैं और दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए पार्सन ने क्या किया, पार्सन ने दुर्किम और मैक्स वेबर दोनों के विचारों को मर्ज कर दिया। यहां तक क्लियर है? तो व्यक्ति और समाज की जो बहस थी, इस पर विराम चिन्ह लगाया है किसने? पार्सन ने। चलिए अब यहां से हम शुरुआत करते हैं पार्सन के सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांत से। यहां तक कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, पूछिए सभी लोग।
अभी तक जो पढ़ा है हमने उसमें कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है, क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। ठीक है, 3 से 4 लेक्चर लगेंगे, याद रखिएगा। पार्सल रातों रात कंप्लीट नहीं होता है, पार्सल में बहुत टफ विचार हैं और पूरी कोशिश रहती है कि सिंपल तरीके से समझाया जाए आपको सरल भाषा में। और सरल भाषा में समझाने के लिए नोट्स को सरल रखना पड़ता है। जो नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं एप्लीकेशन पर, उनको सिंपल रखना पड़ता है। नहीं तो ऐसा ना हो कि समझ में तो आ गया वीडियो देखकर, लेकिन जब नोट्स बनाने बैठे तो फिर सरदर्द हो गया कि लिखा क्या है। क्योंकि कॉपी पेस्ट करके नोट्स देना आपको बड़ा आसान लगता है। आजकल तो चैट जीपीटी और से सब आ चुका है, लेकिन एक एक लाइन लिखना, उस लाइन का मतलब भी आपको समझ में आ जाए, उस लाइन से आप कुछ अर्थ निकाल सकें, ऐसे नोट्स बनाने में समय लगता है। इसलिए धीरे धीरे चीजों को पढ़िएगा। हमारा थिंकर वाला पोर्शन कंप्लीट होने वाला है। दुर्खिम बचे हैं, पार्सन बचे हैं बस हमारे, इसमें आपके यूनिट नंबर 3 में डॉक्टर अंबेडकर बचे हैं। ठीक, तो धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो आपका यूनिट नंबर 3 और यूजीसी नेट में यूनिट नंबर 1 अच्छे से कवर हो जाएगा। और कोशिश कीजिएगा सभी लोग दोपहर 3 बजे जो लेक्चर होता है उस लेक्चर को देख लिया कीजिए। लाइव होती है स्ट्रीमिंग यूट्यूब पर। अगर नहीं देख पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में रिकॉर्डेड देख लिया कीजिए, यूट्यूब पर रहता है वो, क्योंकि उसमें कई सारी नई नई अवधारणाएं पढ़ने को मिलेंगी आपको। तो कुछ चीजें आउट ऑफ सिलेबस अगर आ जाता है पेपर तो फिर आपसे गलतियां नहीं होंगी। ठीक है। धन्यवाद शिल्पा जी। चलिए रविंद्र जी, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अब शुरुआत करते हैं सामाजिक व्यवस्था से। क्या है सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। तो पार्सन कहते हैं, जैसे आपने कई बार देखा होगा, मैकाइवर ने क्या कहा था, मैकाइवर पेज ने, कि समाजशास्त्र क्या है, सामाजिक संबंधों का जाल का अध्ययन करने वाला विषय है। यानी समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और इस संबंधों का अध्ययन करने वाला विषय है समाजशास्त्र। तो हर व्यक्ति ने अलग अलग प्रकार से समाजशास्त्र की व्याख्या की है। उसी प्रकार पार्सन भी समाजशास्त्र की व्याख्या क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र व्यवस्था का अध्ययन करने वाला विषय है। यानी समाजशास्त्र क्या है, व्यवस्था का समाजशास्त्र है। यानी एक ऐसा विषय है जो सोसाइटी की जो सिस्टम है उसकी स्टडी करता है। यहाँ पे हमें समाजशास्त्र की परिभाषा में ही उन्होंने अपने व्यवस्था के सिद्धांत को प्रतिपादित कर दिया, उसके महत्व को उल्लेखित कर दिया। यानी समाजशास्त्र की स्थापना हुई ही व्यवस्था को समझने के लिए है, व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए है। अब यहाँ पे पार्सन ये कहते हैं, ठीक है, ऐसा क्यों कहा, क्योंकि इनके सभी सिद्धांतों का जो मूल है वो क्या है, व्यवस्था। जैसे मार्क्स के सभी सिद्धांतों का आधार है आर्थिक कारक, इसलिए मार्क्स के सभी सिद्धांत आर्थिक निधानवादी कहलाते हैं। यानी घूम फिर के वो आखिरी में आर्थिक कारकों पर फोकस करते हैं। ठीक उसी प्रकार पार्सन भी अपने घूम फिर के सारे विचारों को सामाजिक व्यवस्था पर लेके आते हैं। इसलिए उन्होंने ये कहा कि समाजशास्त्र क्या है, व्यवस्था का समाजशास्त्र है, यानी व्यवस्था का अध्ययन करने वाला, ठीक है, विषय है। अब यहाँ पे पार्सन ये समझाने की कोशिश करते हैं कि समाज कोई बिखरी हुई चीज नहीं है, समाज बिखरी हुई चीज नहीं है। यहाँ पर एक विचार याद देखिएगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। अभी आपने इससे पहले कई सारे संरचनात्मक प्रकारवादियों को पढ़ा था। एक थे रेडक्लिफ ब्राउन, याद आ गया नाम। तो रेडक्लिफ ब्राउन अगर देखें, नार्डेल को देखें या मेलिनोवस्की को देखें या हार्वर्ड स्पेंसर को देखें, उन सभी में कॉमन चीज थी, वही कॉमन चीज हमें पार्सन में देखने को मिलती है। पार्सन भी, ठीक है, सावेवी एकता को या सावेवी विचार को रखते हैं सामने। यानी वो व्यवस्था को शरीर की भांति देखते हैं। यानी जिस प्रकार एक मशीन होती है, शरीर होता है और शरीर के सभी अंग मिलकर काम करते हैं और व्यवस्था बनी रहती है, तो सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांत में पार्सन भी कहीं ना कहीं रेडक्लिफ ब्राउन, कहीं ना कहीं मेलिनोवस्की, कहीं ना कहीं आपके हार्वर्ड स्पेंसर से प्रभावित नजर आते हैं। तो जिन विचारकों ने ये विचार रखा था उस समय कि भाई जो समाज है वो शरीर की भांति होता है, शरीर के सभी ऑर्गन मिलकर काम करते हैं और व्यवस्था बनी रहती है, उसी विचार से प्रभावित होकर सामाजिक व्यवस्था को भी शरीर की भांति देखते हैं, मशीन की भांति देखते हैं। कि जिस प्रकार मशीन में कई सारे पुर्जे होते हैं, तो सारे पुर्जे अलग अलग नहीं है, सारे पुर्जे जुड़े होते हैं और मशीन चलती रहती है। शरीर के सभी ऑर्गन अलग अलग नहीं है, सभी ऑर्गन एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो शरीर को जीवित रखते हैं। उसी प्रकार समाज को पार्सन क्या कहते हैं, पार्सन कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था भी क्या है या समाज भी क्या है, अलग अलग नहीं है। समाज भी अपने ऑर्गन के माध्यम से, अपने अंगों के माध्यम से क्या होता है, जीवित बना रहता है। तो समाज कोई बिखरी हुई इकाई नहीं है, कोई खंडात्मक इकाई नहीं है, सब आपस में डिपेंडेंट है, सभी आपस में जुड़ी हुई हैं, आपसी मेलजोल से चलता है समाज। तो ये इनका पहली बात, तो समाज का मूल समझ में आता है आपको, समाज की व्यवस्था क्या होती है या समाज को किस दृष्टिकोण से देखते हैं।
क्लियर हो गया यहां तक? तो पहले तो समाज को दृष्टिकोण समझ में आ गया कि पार्सन का दृष्टिकोण भी हार्वर्ड स्पेंसर के दृष्टिकोण से प्रभावित है। अब आती है सामाजिक व्यवस्था का बनती कैसे है। तो सामाजिक व्यवस्था क्या है ये तो समझ में आ गया, समाज के अंगों से बनने वाली व्यवस्था, समाज के अंगों से परस्पर संबंधों से बनने वाली व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था है। अब व्यवस्था बनती कैसे है, तो यहाँ पे पार्सन कहते हैं 3 चीजों से व्यवस्था बनती है। सोशल सिस्टम थ्योरी पढ़ रहे हैं हम, तो सामाजिक व्यवस्था बनती कैसे है, 3 चीजों से सामाजिक व्यवस्था बनती है। ठीक है, सॉरी 3 प्रक्रियाओं से सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है। पहली प्रक्रिया है अंतःक्रिया, इंटरेक्शन। ठीक है, इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। इंटरेक्शन किसके बीच में होगा, व्यक्तियों के बीच में होगा। तो यहां पर कहीं ना कहीं वो मैक्स वेबर से प्रभावित नजर आते हैं। मैक्स वेबर ने क्या कहा कि भाई कर्ता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है सामाजिक क्रिया में, और पार्सन भी यही कहते हैं कि हाँ कर्ता जरूरी है। अगर 2 लोगों के बीच में अंतःक्रिया नहीं होगी तो फिर व्यवस्था कैसे बनेगी। हमने पढ़ा था समाजशास्त्र में बेसिक चीज होती है, समाजशास्त्र में हमने पढ़ा था कि समाज का निर्माण कैसे होता है। थोड़ा सा दिमाग में लगा याद कीजिए, यूनिट नंबर 1 में पढ़ा था, पहला लेक्चर था हमारा, कि समाज बनता है समुदाय से। समुदाय कैसे बनता है, समुदाय बनता है सामाजिक समूहों से। सामाजिक समूह कैसे बनते हैं, सामाजिक समूह बनते हैं सामाजिक संबंधों से। सामाजिक संबंध कैसे बनते हैं, सामाजिक संबंध बनते हैं अंतःक्रियाओं से। अंतःक्रिया किसके बीच में होती है, व्यक्ति के बीच में होती है। यानी समाज की मूल इकाई क्या है, व्यक्ति है। यानी यही बात कौन कहते हैं, पार्सन भी कहते हैं कि अंतःक्रिया नहीं होगी तो व्यवस्था नहीं बन पाएगी। व्यवस्था बनाने के लिए अंतःक्रिया होनी बहुत जरूरी है। तो पहली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण का पहला तत्व क्या है, या सामाजिक व्यवस्था के निर्माण की पहली प्रक्रिया क्या है, अंतःक्रिया का होना, इंटरेक्शन का होना। यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में क्या होगा, अंतःक्रिया होती है, विचारों का आदान प्रदान होता है, तब क्या होती है, सामाजिक व्यवस्था बनती है। क्लियर। दूसरा होता है परिस्थिति। अब पार्सन कहते हैं कि ये लोगों के बीच में अंतःक्रिया नहीं होती है, अंतःक्रिया भूमिका और पदों के बीच में होती है। क्लियर। तो अंतःक्रिया 2 व्यक्तियों के बीच में नहीं होती है बल्कि परिस्थिति के बीच में होती है, जैसे डॉक्टर और मरीज। अब किसी अस्पताल में एक डॉक्टर होगा, नर्स होंगी, कंपाउंडर होगा, मरीज होगा। इन चारों की अपनी अपनी भूमिका है। तो जो अंतःक्रिया हो रही है वो अंतःक्रिया किसके बीच में हो रही है, ठीक है, अपने पदों के बीच में हो रही है। एक मरीज को दवा दे रही है नर्स, ठीक है, तो एक नर्स दवा दे रही है एक मरीज को। ठीक है, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा है, डॉक्टर ने क्या किया, प्रिस्क्रिप्शन लिखा है। उसकी सेवा की जिम्मेदारी किसकी है, कंपाउंडर की जिम्मेदारी है, जो भी संभालने की जिम्मेदारी है। यानी पदों के बीच में अंतःक्रिया होती है, व्यक्तियों के बीच में अंतःक्रिया से व्यवस्था नहीं बनती है। तो एक अस्पताल की सामाजिक व्यवस्था कैसे बनी हुई है, अलग अलग पदों के बीच में होने वाली अंतःक्रिया से। एक स्कूल है, मान लीजिए विद्यालय है, तो विद्यालय में एक प्रिंसिपल होंगे, टीचर होंगे, स्टूडेंट होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, 3 चीजें हैं। तो प्रिंसिपल की अपनी भूमिका, टीचर की अपनी भूमिका, छात्र छात्राओं की अपनी भूमिका है। तीनों की भूमिकाएं क्या है, तीनों की भूमिकाओं में इंटरेक्शन चलता रहता है। बच्चे टीचर का सम्मान करते हैं, टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, टीचर प्रिंसिपल का आदेश मानते हैं, और प्रिंसिपल के आदेश को बच्चों तक पहुंचाते हैं कौन, टीचर। यानी सारी व्यवस्था आपस में गुथी हुई है। तो यहाँ व्यक्तियों के बीच में इंटरेक्शन नहीं हो रहा, उनके पदों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे व्यवस्था का निर्माण किससे होता है, अंतःक्रिया से होता है, लेकिन किसके बीच की अंतःक्रिया से, पदों के बीच होने वाली अंतःक्रिया से। तीसरा संस्थाकरण। जब लगातार अंतःक्रिया होती रहती है, लगातार विचारों का आदान प्रदान होता रहता है, लोग अपनी भूमिका अपने पद के अनुसार अंतःक्रिया करते रहते हैं, तो एक नियम बन जाता है कि कौन कैसे काम करेगा। ये जो नियम बनता है, यही नियम क्या करता है, पूरी व्यवस्था को खड़ा कर देता है, और ये व्यवस्था संस्था का रूप ले लेती है और सोशल सिस्टम क्रिएट हो जाता है। तो 3 बेसिक प्रक्रियाएं होती हैं। पहला अंतःक्रिया हो, अंतःक्रिया किसके बीच में हो, पदों को बीच में हो, और पदों की बीच की अंतःक्रिया के जब नियम तैयार हो जाते हैं, नियम तय हो जाते हैं, कौन कैसे काम करेगा, तो सामाजिक व्यवस्था बनकर तैयार उभर कर सामने आती है। क्लियर यहां तक। तो सामाजिक व्यवस्था का निर्माण इन्हीं 3 क्रियाओं से होता है। तो इसका मतलब सामाजिक व्यवस्था क्या है, सामाजिक व्यवस्था संस्थागत संबंधों से, ताने माने से बनती है। क्लियर। यही कारण है, यहां से देखिएगा एक महत्वपूर्ण चीज, थोड़ा सा उदाहरण से समझ लीजिए, अगर आपको कठिन लग रहा हो तो उदाहरण से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि विद्यालय की व्यवस्था, ठीक है, ये विद्यालय है, तो विद्यालय की भी अपनी एक सामाजिक व्यवस्था होगी, ठीक है, एक सोशल सिस्टम होगा। तो विद्यालय की अपनी एक सोशल सिस्टम है। अब इस विद्यालय के सोशल सिस्टम में है क्या, ठीक है, सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर है प्रिंसिपल, ठीक है, एक है आपके टीचर्स,
और तीसरे हैं छात्र। तो अंतःक्रिया व्यक्तियों के बीच में नहीं हो रही है, अंतःक्रिया किसके बीच में होगी? अंतःक्रिया होती है पदों के बीच में। तो प्रिंसिपल ने आदेश जारी किया बच्चों को लेकर, टीचर ने छात्रों को आदेश जारी किया। छात्रों और टीचर के बीच में अंतःक्रिया हो रही है पढ़ाई लिखाई को लेकर, प्रिंसिपल और टीचर के बीच में अंतःक्रिया हो रही है मैनेजमेंट को लेकर। ठीक है, ताकि पूरी व्यवस्था ऐसी बनी रहती है। तो व्यवस्था किसके बीच में बनी हुई है? पदों के, व्यक्तियों के बीच में अंतःक्रिया नहीं हो रही है, उनके पदों के बीच में अंतःक्रिया होती है। अब प्रिंसिपल के रूप में आप कैसे जाएंगे? इसका नियम है, प्रिंसिपल टीचर को क्या बात बता सकते हैं, क्या किस प्रकार से आदेश देंगे, टीचर उस आदेश का पालन कैसे करेंगे, ठीक है, पाठ्यक्रम कैसे पूरा किया जाएगा, टीचर बच्चों को होमवर्क कैसा देंगे, पेपर कब होगा, पेपर कब लिया जाएगा, सबके कुछ नियम तय हो जाते हैं अपने आप ही, ताकि व्यवस्था बनी रहे। तो व्यवस्था बनने की जरूरी क्या है? अंतःक्रिया हो। अंतःक्रिया किसके बीच में हो? पदों के बीच में हो। और ये अंतःक्रिया लगातार चलती है, उसके लिए कुछ नियम कायदे बनाए जाते हैं। जब नियम कायदे बन जाते हैं तब ये व्यवस्था संस्था का रूप ले लेती है, और इसी को हम कहते हैं सोशल सिस्टम। तो सोशल सिस्टम किससे बनेगा? अंतःक्रिया से बनेगा। अंतःक्रिया किसके बीच में होगी? पदों के बीच में होगी। और जब अंतःक्रिया लगातार बार बार होगी तो उसके कुछ नियम, कुछ मापदंड, कुछ मूल्य तय हो जाएंगे। उन नियमों के हिसाब से ही क्या होगा, ठीक है, व्यवस्था चलेगी। अब जैसे छात्र हैं, तो छात्र प्रिंसिपल के साथ अंतःक्रिया कर रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में नहीं हो रही है, ये पदों के बीच में हो रही है। लेकिन अगर छात्र को प्रिंसिपल के रूप में जाना है तो पहले 3 बार सोचना पड़ेगा, उसे परमिशन लेनी पड़ेगी। ये नहीं कि जाके अंदर जाके घुस गए, हाँ सर बताइए क्या हुआ, ऐसा नहीं होगा। प्रिंसिपल भी डायरेक्ट छात्र से संपर्क नहीं करेंगे, वो टीचर के माध्यम से संपर्क करते हैं। क्लियर यहां तक? तो हमेशा क्या होता है, कुछ नियम कायदे बन जाते हैं, तो यही व्यवस्था को बनाए रखते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे पार्सन कहते हैं कि ये पूरी सोशल सिस्टम जो बना, इस सोशल सिस्टम की बेसिक इकाई क्या थी? व्यक्ति था या व्यक्ति की क्रिया थी? व्यक्ति की क्रिया थी। अगर इंटरेक्शन ही नहीं होता तो ये व्यवस्था बन ही नहीं पाती। आप किसी भी कमरे में 3 लोगों को बैठा दीजिए, ठीक है, एक है प्रिंसिपल, एक है टीचर और एक है स्टूडेंट, इनके बीच में इंटरेक्शन ना हो तो क्या व्यवस्था बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। तो व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि क्या हुआ, व्यक्ति की क्रिया महत्वपूर्ण है। इसलिए सामाजिक व्यवस्था में एक्शन को, क्रिया को क्या माना है? सबसे छोटी इकाई माना है, ना कि व्यक्ति को। यहीं से गलती हो जाती है, याद रखिएगा। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती यहीं से ये होती है कि हम व्यक्ति को आंसर लगा के आते हैं कि सामाजिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या है? व्यक्ति। जबकि व्यक्ति नहीं है, क्रिया महत्वपूर्ण है। व्यवस्था बनती है अंतःक्रिया से। क्लियर? कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। यहां तक क्लियर हुआ? तो सामाजिक व्यवस्था बनती कैसे, ये चीज समझ में आ गया होगा आपको। अब आते हैं सामाजिक व्यवस्था के 4 स्तंभ क्या है। ठीक है, यहीं से हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामाजिक व्यवस्था के 4 स्तंभ क्या है, जिस पर पूरी सामाजिक व्यवस्था टिकी हुई है। हमारा पूरा सोशल सिस्टम इन्हीं 4 व्यवस्थाओं पर टिका हुआ है। अगर समाज में 4 व्यवस्थाएं खत्म हो जाएं तो पूरा का पूरा सोशल सिस्टम ही क्या हो जाएगा? धराशायी हो जाएगा। ये 4 तत्व क्या कहलाते हैं? इसे कहते हैं पार्सन के संरचनात्मक तत्व। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्सन के संरचनात्मक तत्वों में किसे शामिल किया गया है। तो पार्सन ने उन 4 तत्वों की बात करी है जिसमें पूरी सामाजिक व्यवस्था टिकी हुई है। पहला है नातेदारी व्यवस्था। ठीक है, जैसे हम कहते हैं समाज, समाज किस पर टिका है? समाज टिका हुआ है सामाजिक समुदायों पर। समुदाय किस पर टिके हैं? संबंधों पर। संबंध किस पर टिके हैं? अंतःक्रिया पर। अंतःक्रिया किसके बीच में हो रही है? व्यक्तियों के बीच में। तो कैसे होगी? तो कई सारी संस्थाएं होंगी, परिवार होगी, विवाह होगी, नातेदारी होगी। अगर व्यक्ति अपने परिवार का सदस्य नहीं है, विवाह नामक प्रणाली खत्म हो रही है, विवाह नामक संस्था खत्म होगी तो परिवार नामक संस्था अपने आप खत्म हो जाएगी, और परिवार नामक संस्था नहीं होगी तो नातेदारी खत्म हो जाएगी। तो व्यक्ति इंडिविजुअल हो जाएगा, व्यक्तिवाद बढ़ जाएगा, व्यक्ति को एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं होगा, तो सामाजिक व्यवस्था अपने आप ढह जाएगी। तो सबसे पहली चीज क्या है? नातेदारी। नातेदारी का मतलब कि विवाह होना जरूरी है, परिवार का निर्माण होना जरूरी है, और नातेदारी का विकास होना बहुत जरूरी है, नहीं तो पूरा सोशल सिस्टम ही क्या हो जाएगा? धराशायी हो जाएगा। दूसरा, सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक स्तरीकरण क्या है? सामाजिक स्तरीकरण है जब समाज में पदों का विभाजन कर दिया जाता है ऊंच नीच के आधार पर। यानी कुछ पद महत्वपूर्ण होते हैं, कुछ पद आपके गैर महत्वपूर्ण होते हैं। तो योग्यता के हिसाब से व्यक्तियों को अलग अलग पदों पर रखा जाता है, और इन पदों के बीच में तो अंतःक्रिया होती है, अभी हमने पढ़ा था। तो सामाजिक स्तरीकरण बहुत जरूरी है। अगर समाज में स्तरीकरण नहीं होगा, ठीक है, तो व्यवस्था ढह जाएगी। हर व्यक्ति गला काट प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाएगी, किसी को मालूम ही नहीं होगा काम कैसे होता है। यही कारण है, देखिए भारत में वर्ण व्यवस्था थी, या वर्तमान में जाति व्यवस्था है, या पश्चिमी समाजों में वर्ग व्यवस्था है।
हमेशा समाज को स्तरीकरण किया गया है, क्योंकि हर व्यक्ति समान योग्यता का नहीं होता। कुछ काम ज्यादा योग्य लोगों के लिए हाथ में होते हैं और कुछ ऐसे काम होते हैं जो हर व्यक्ति कर सकता है। तो अगर किसी समाज में सामाजिक स्तरीकरण नहीं है तो सब व्यवस्था ढह जाएगी, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं होगा करना क्या है। हर व्यक्ति की काम भूमिका तय करनी पड़ेगी ना आपको उसकी योग्यता के हिसाब से। तो यही कारण है कि सामाजिक स्तरीकरण जरूरी होता है सामाजिक व्यवस्था के निर्माण के लिए। तीसरा है शक्ति व्यवस्था। ठीक है, बिना शक्ति के नियंत्रण संभव नहीं है। नियंत्रण अगर बनाना है, समाज में लोगों को चलाना है, व्यवस्था को बनाए रखना है, तो पावर जरूरी है। तो यहां पर काम आती है पॉलिटिकल पावर। हमेशा समाज में देखिए, चाहे राजशाही रही हो, तानाशाही रही हो, लोकतंत्र रहा हो, पॉलिटिकल पावर की आपको हमेशा आवश्यकता रहेगी। अगर शक्ति नहीं होगी तो व्यवस्था कैसे चलेगी। परिवार में अगर कोई लोग मुखिया की सुनेंगे ही नहीं, ठीक है, अगर गांव में लोग सरपंच की नहीं सुनेंगे, मुखिया की नहीं सुनेंगे, तो पूरा व्यवस्था ढह जाती है। अगर परिवार है और परिवार में मुखिया की नहीं चल रही है, मुखिया कंट्रोल नहीं कर पा रहा है व्यवस्था को, तो पूरा परिवार ढह जाता है। उसी प्रकार क्या है, पूरी व्यवस्था में शक्ति संरचना बहुत जरूरी है, यानी पॉलिटिकल पावर बहुत जरूरी है। अगर शक्ति व्यवस्था कमजोर पड़ गई तो पूरी व्यवस्था ही क्या हो जाएगी, ढह जाएगी। चौथा है धर्म और मूल्य। लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए जरूरी है, क्योंकि आप 24 घंटे डंडा लेके खड़े नहीं रह सकते कि आप हर जगह पर निगरानी रखेंगे, नहीं। ठीक है, आपको कुछ चीजें मूल्यों पर और धर्म पर छोड़नी पड़ेंगी, नैतिकता पर छोड़नी पड़ेंगी। यही कारण है कि बचपन से आपका समाजीकरण किया जाता है, क्योंकि बचपन हर राज्य या परिवार 24 घंटे आपके साथ नहीं रहेगा सही या गलत बताने के लिए। तो समाज में व्यवस्था बनाए रखनी जरूरी है, लोगों को मालूम हो कि क्या सही है क्या गलत है। इसमें जरूरी होते हैं मूल्य, मापदंड, धर्म, नैतिकता, ये बहुत जरूरी है। जब तक समाज में धर्म, मूल्य, नैतिकता बनी है, व्यवस्था बनी रहेगी। जहां समाज में अलगाववाद फैलेगा, जहां समाज में एनोमी आ जाएगी, विचलन की अवधारणा शुरू हो जाएगी, लोग अनैतिक हो जाएंगे, व्यवस्था अपने आप ढह जाएगी। तो व्यवस्था के लिए जरूरी क्या है, नातेदारी व्यवस्था बनी रहे, परिवार विभाग का निर्माण हो, व्यवस्था में समाज में सभी हर व्यक्ति के पदों का विभाजन किया जाए योग्यता के अनुसार। व्यवस्था के लिए जरूरी है एक पावरफुल शक्ति संरचना हो, और व्यवस्था के जरूरी है कि समाज में धर्म, मूल्य, परंपरा, रीति रिवाज हो, मापदंड हो, मूल्य हो, नहीं तो समाज ढह जाएगा। तो ये है सामाजिक व्यवस्था के 4 स्तंभ जो पार्सन ने बताए हैं। पार्सन कहते हैं इनमें से एक भी कमजोर हुआ, पूरी व्यवस्था ही क्या हो जाएगी, धराशायी हो जाएगी। क्लियर। तो यहां से हमारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गया सामाजिक व्यवस्था के 4 स्तंभ। अब आते हैं सामाजिक व्यवस्था के लक्षण क्या है, क्या विशेषता होती है किसी भी सामाजिक व्यवस्था में। तो पहली बात है, देखिए सामाजिक व्यवस्था बनी है कई सारे अंगों से। जैसा कि पार्सन ने भी कहा कि समाज एक बिखरी हुई का इकाई नहीं है, बल्कि कई सारे अंगों से मिलकर पारस्परिक निर्भरता से समाज बनता है। लोगों के बीच में अंतःक्रिया से समाज बनता है, पदों के बीच होने वाली अंतःक्रिया से समाज बनता है। क्लियर। यही कारण है कि समाज में अंतःक्रिया की पहली विशेषता क्या होगी सामाजिक व्यवस्था की, यहाँ पर पारस्परिक निर्भरता होती है। यानी व्यवस्था के सभी अंग क्या होते हैं, चाहे परिवार हो, व्यवस्था हो, राजनीति हो, शिक्षा हो, सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। अगर एक में भी गड़बड़ी शुरू हुई तो पूरी व्यवस्था ढह जाएगी। जरूरी है एक दूसरे पर डिपेंडेंसी बहुत जरूरी है। जैसे हमारे शरीर के ऑर्गन में एक एक किडनी अपना काम करती है, लिवर अपना काम करता है, लंग्स अपने काम करते हैं, हार्ट अपना काम करता है, और सबके काम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी भी एक पोर्शन ने काम करना बंद किया तो हमारा शरीर बीमार पड़ जाता है। दूसरा, व्यवस्था की दूसरी विशेषता होती है संतुलन। सामाजिक व्यवस्था में चेंजेस आता है, सीधी सी बात है, परिवर्तन आएगा, ठीक है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। पार्सन भी इस बात को मानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं है जहां कभी परिवर्तन ना आए, परिवर्तन तो आएगा। लेकिन व्यवस्था क्या करती है, व्यवस्था हमेशा अपना संतुलन स्थापित करने की कोशिश करती है, क्योंकि अगर व्यवस्था संतुलन स्थापित नहीं कर सकी तो व्यवस्था ढह जाएगी। जैसे आप किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और वो हिलता है, तो आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। आप बाइक चलाते तो भी बैलेंस करते हैं, साइकिल चलाते हैं बचपन में तो आपने बैलेंस करना सीखा। ऐसे ही व्यवस्था भी बैलेंस करती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि व्यवस्था विरोध करती है कि साइकिल बैलेंस नहीं कर पाते तो आप साइकिल चलाना छोड़ देंगे, ऐसे तो आपको सीख ही नहीं पाएंगे। तो समाज भी ऐसे ही चलता है। समाज को मालूम है कि क्या गलतियां होंगी, समाज कभी भी राम राज्य की स्थापना कभी नहीं हो सकती कि समाज में कुछ भी गलत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अव्यवस्था तो फैलेगी, लेकिन व्यवस्था हमेशा संतुलन बनाने की कोशिश करती है। ये दूसरी विशेषता होती है सामाजिक व्यवस्था की। तीसरा, अनुकूलन। लक्ष्य प्राप्ति के लिए व्यवस्था क्या करती है, समय के साथ खुद को ढाल लेती है। ठीक है, समाज जैसे जैसे बदलता है, जैसे अब देखिए एआई का दौर आ चुका है, रोबोटिक्स का दौर आ चुका है, तो क्या होगा, व्यवस्था को ढालना पड़ेगा। जैसे अभी हाल ही में देखिए, अभी तक हम सरकारें कहती थी कि भाई कोयला जलाना गलत है, केरोसिन, कोयला, लकड़ी में जलाइए, धुआं होता है, प्रदूषण होता है।
लेकिन जैसे ही एलपीजी का संकट आया, सरकार ने सबसे पहले नोटिफिकेशन जारी किया कि आप एलपीजी के विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आप कोयला जला सकते हैं, लकड़ी जला सकते हैं। खासकर देखिए छोटे शहरों में, बड़े शहरों में तो जल्दी सप्लाई हो जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती सिलेंडर की सप्लाई होने में, एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई होने में। लेकिन छोटे शहरों तक सप्लाई नहीं हो पाती है। अगर वहां पे कोई उद्योग है, वहां पे कोई चाय की टपरी है और वहां पर अगर सिलेंडर नहीं है तो उसका काम धंधा ठप हो जाएगा। तो सरकार ने क्या किया, तुरंत अनुकूलन करने की कोशिश करी और क्या कहा, सबसे पहला काम कि आप अगर आप कोयला जला सकते जलाइए, अपनी इकोनॉमी को डाउन मत होने दीजिए, क्योंकि युद्ध कब तक चलेगा किसी को नहीं मालूम, अव्यवस्था कितनी फैलेगी किसी को नहीं मालूम। तो व्यवस्था हमेशा अनुकूलन करने की कोशिश करती है, तो ये अनुकूलन का कोशिश हो रही है। ये सीधी सी बात है, हो सकता है आने वाले वर्षों में आपको और परिवर्तन देखने को मिले। अब एआई आ गया है तो एआई के हिसाब से एजुकेशन को चेंज करना पड़ेगा। अब एजुकेशन को आप सोचे कि नहीं हम तो वैदिक शिक्षा पढ़ाएंगे, वैदिक एजुकेशन देंगे बच्चों को, संस्कृत भाषा सिखाएंगे, तो आने वाली पीढ़ी फिर एआई को संभव नहीं है उसके लिए जॉब प्राप्त करना। रोबोटिक्स में अगर आपने बच्चे को रोबोटिक्स नहीं सिखाया है, पाइथन नहीं सिखाई है, एआई नहीं आता है, तो फ्यूचर में उसके पास कोई जॉब नहीं होगा। सीधी सी बात है, उसको आप वैदिक गणित पढ़ाएंगे काम नहीं चलने वाला उससे, तो आपको समय के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो यही व्यवस्था करती है, व्यवस्था हमेशा अनुकूलन प्राप्त कोशिश करती है ताकि लक्ष्य प्राप्त हो सके। क्लियर, यही कारण है कि व्यवस्थाएं चलती हैं। हम कहते हैं कि भारत की संस्कृति 5000 साल पुरानी है, सनातन संस्कृति है हमारी। सनातन मतलब जो हमेशा स्थिर है, स्थायी है। क्लियर, ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि हमने अनुकूलन करना सीख लिया। भारत पर मुस्लिम आक्रमण हुए, भारत 350 सालों तक ब्रिटिश कब्जे में रहा, भारत पर हूणों का आक्रमण हुआ, इंडो ग्रीक का आक्रमण हुआ, शक आए, पल्लव आए, सब आए, भारत पर कई सारे विदेशी आक्रमण हुए हजारों वर्षों में, लेकिन भारत की संस्कृति खत्म नहीं हुई, भारत की व्यवस्था खत्म नहीं हुई, भारत में कोई भी धर्म का विनाश नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति अनुकूलन करना जानती है। तो अनुकूलन करने के चलते ही आज हमारी सनातन परंपरा, आज हमारी भारतीय समाज टिका हुआ है इतने सालों से भी। आप देखिए यूनान की कल्चर खत्म हो गया, ग्रीक कल्चर कहते हैं इसे हम, रोमन कल्चर एम्पायर खत्म हो गए, लेकिन भारत में क्या है, भारत की संस्कृति आज भी जीवित है। कारण क्या है, अनुकूलन करने की क्षमता। तो ये व्यवस्था में अनुकूलन की करने की क्षमता होती है। ये 3 लक्षण होते हैं सामाजिक व्यवस्था के, 3 महत्वपूर्ण लक्षण हैं। तो पहला लक्षण क्या है, पारस्परिक निर्भरता, दूसरा संतुलन और तीसरा है अनुकूलन। यहां तक क्लियर हुआ? टॉपिक समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, सामाजिक व्यवस्था को, सिद्धांत को पढ़ना बहुत सिंपल है, याद रखिए, और इसलिए सिंपल नोट्स बनाए गए हैं ताकि आपको सीधे पढ़कर आसान हो जाए। केवल वीडियो देखकर आसान लगता है, कभी कभी क्या होता है कि वीडियो आसान होते हैं लेकिन जो पीडीएफ नोट्स दिए जाते हैं वो सरदर्द बन जाते हैं, वो समझ में नहीं आता कि पैराग्राफ में लिखा क्या है। इसलिए कोशिश यही है कि जो आपको पढ़ाया जाता है यही आपको पीडीएफ दे दी जाती है। ठीक है, आपको पढ़ाया जाए 10 पेज और पीडीएफ दे दी गई 50 पेज की, जाओ पढ़ लो। ठीक है, तो ऐसी पीडीएफ का फायदा नहीं है ऐसे नोट्स का, कि अगर हमें 50 पेज पढ़ के ही नोट्स बनाने पड़े तो कोर्स ज्वाइन करने का फायदा ही क्या था। सीधी सी बात है, तो जो पढ़ाया गया है वही नोट्स मिलना चाहिए। इसलिए क्लियर यहां तक? कोई भी डाउट इसमें? चलिए, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है सामाजिक व्यवस्था में है एगिल मॉडल। बहुत से लोगों को लगता है कि सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत और एगिल मॉडल अलग अलग है, ऐसा नहीं है। एगिल मॉडल व्यवस्था को बनाए रखने का साधन है। तो पार्सन का मैंने पहले भी कहा था, पार्सन का पूरा लक्ष्य क्या है, पार्सन के जीवन का एक ही उद्देश्य है, व्यवस्था बनी रहे, व्यवस्था में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। बस इसीलिए पार्सन ने कहा कि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, ठीक है, सामाजिक संरचना को कुछ काम करने पड़ते हैं। वो जो काम करने पड़ते हैं वो 4 प्रकार के काम हैं। अगर ये 4 प्रकार के काम होते रहेंगे, सामाजिक व्यवस्था बनी रहेगी। अगर कोई भी काम में टालमटोली हुई, कोई भी काम कमजोर हुआ, व्यवस्था ढह जाएगी। तो ये 4 कौन से कार्य हैं जो व्यवस्था को बनाए रखते हैं? तो पार्सन ने कहा किसी भी सामाजिक व्यवस्था को जीवित रहने के लिए 4 कार्य करने पड़ेंगे। अगर व्यवस्था ये 4 कार्य करती रहेगी तो व्यवस्था बनी रहेगी। जैसे किडनी का अपना काम होता है, लंग्स के अपने काम है, लीवर का अपना काम है, ठीक है, हार्ट का अपना काम है, ब्रेन के अपने अपने काम है। कोई किसी काम में इंटरफेयर करता है क्या? नहीं। हर व्यक्ति जब तक अपना अपना काम कर रहा है तब तक हमारे शरीर का ढांचा चलेगा, शरीर जीवित रहेगा। सीधी सी बात है। लेकिन अगर व्यवस्था ने काम करना बंद कर दिया, किसी भी ऑर्गन ने काम करना बंद कर दिया, तो व्यवस्था ढह जाएगी, शरीर मर जाता है, बीमार हो जाता है। उसी प्रकार पार्सन कहते हैं कि व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था को भी अपने आप को जीवित रखने के लिए 4 प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। ये 4 कार्य क्या है? इसे कहते हैं एजिल मॉडल। ठीक है, पहला है ए यानी अडॉप्शन, यानी अनुकूलन करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आप में अनुकूलन करने की क्षमता नहीं है तो व्यवस्था ढह जाएगी। दूसरा है गोल अटेनमेंट, यानी आपके पास लक्ष्य के प्रति आपको प्रेरित होना चाहिए। अगर कहते हैं ना किसी व्यक्ति के जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं है तो वो उदासीन हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा।
तो बहुत से लोग कहते हैं 9 से 5 तो आदमी जीवन नाश हो जाता है। अरे बहुत से लोगों के लिए 9 से 5 ही उनकी वरदान है। आपने देखा होगा बहुत से लोग रिटायरमेंट होने के बाद बीमार पड़ जाते हैं। जब तक वो 9 से 5 कर रहे थे तब तक वो जीवित थे, लेकिन जैसे रिटायरमेंट होता है वो बिस्तर पकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जीवन का कोई लक्ष्य बचा ही नहीं। अब उनको लगता है करें क्या सुबह से लेकर शाम तक। इसी प्रकार व्यवस्था के सामने भी क्या होना चाहिए? लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य और गोल अटेनमेंट होना चाहिए। अगर समाज में किसी के सामने लक्ष्य ही नहीं होगा, उद्देश्य ही नहीं होगा, तो समाज बिखर जाएगा। क्योंकि प्रेरणा कहां से मिलेगी? लक्ष्य होता है तभी तो प्रेरणा मिलती है इंसान को। तीसरा है इंटीग्रेशन। समाज में एकता बहुत जरूरी है। समाज में मेलजोल बहुत जरूरी है। अंगों के बीच में पारस्परिक निर्भरता बहुत जरूरी है। अगर इंटीग्रेशन नहीं होगा, ठीक है, तो समाज ढह जाएगा, व्यवस्था ढह जाएगी। और चौथा है लेटेंसी। लेटेंसी मतलब क्या होता है? आप अपनी जो व्यवस्था बनाई है, आने वाली पीढ़ी को भी आपको वो संस्कार देने होंगे ताकि व्यवस्था बनी रहे। आपने आने वाली पीढ़ी को अगर कुछ नहीं सिखाया, कोई संस्कार नहीं दिए, तो जिस व्यवस्था को आपने तैयार किया है, आने वाली पीढ़ी उस व्यवस्था में आग लगा देगी। तो आने वाली पीढ़ी को भी आपको अच्छे से समाजीकरण करना होगा, तभी आने वाली पीढ़ी उस व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश करेगी। जिसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अभी से अगर हमें पर्यावरण का अगर हम विनाश रोकेंगे, तभी आने वाली पीढ़ी को हमें अच्छा पर्यावरण प्राप्त कर पाएंगे। 2050 में अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ी को अच्छा स्वस्थ वातावरण मिले, स्वच्छ जल मिले, ठीक है, अच्छा खाना मिले, तो आपको अभी से प्रयास करने होंगे। यही है लेटेंसी। अगर आने वाली पीढ़ी को व्यवस्था का आपको देना है, जिस व्यवस्था को आप संरक्षित करते आ रहे हैं, जो व्यवस्था हजारों सालों से आपको बनी आई है, मिली है, सामाजिक व्यवस्था, आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ी को भी वो व्यवस्था मिले, तो आपको वो संस्कार सिखाने होंगे, उनका सामाजिकरण अच्छे से करना होगा। इसे कहते हैं लेटेंसी। अभी हम पढ़ेंगे इन चारों के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं क्या? अडॉप्शन यानी अनुकूलन। अगर समाज को जीवित रहना है तो अनुकूलन करना सीखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सोचता है चलो अपन तो कनाडा में शिफ्ट हो जाते हैं, वहीं तरक्की होगी। अब मान लीजिए अमेरिका में खूब संभावनाएं हैं, अमेरिका में खूब नौकरियां हैं, डॉलर में पैसा मिलता है, आपको अमेरिका छोड़ के आ गए, लेकिन अमेरिका की धरती पर उतर जाने से काम चल जाएगा क्या? वहां पे रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए ना आपको सर्वाइव करने के लिए। तो ये रोटी कपड़ा मकान क्या है? वहां पे आपको अनुकूलन करना सीखना पड़ेगा। अमेरिका में पहुंच जाने से तरक्की नहीं हो जाएगी, अमेरिका में पहुंचने के बाद भी आपको रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये होता है अडॉप्ट करना, यानी अनुकूलन करना पड़ेगा आपको। वहां के माहौल के हिसाब से, वहां के आपके सोसाइटी के हिसाब से आपको अनुकूलन करना पड़ेगा। अगर आप अनुकूलन नहीं कर पाए तो आप वहां पे सेट नहीं हो पाएंगे। क्लियर? यहां तक जरूरी होता है अनुकूलन करना। और ये अनुकूलन करने का मतलब क्या है? इसमें सबसे बड़ा योगदान देती है अर्थव्यवस्था। तो एगिल मॉडल में अनुकूलन में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? अर्थव्यवस्था का। अर्थव्यवस्था किसी भी समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में सबसे बड़ा योगदान देती है। ऐसी अर्थव्यवस्था के चलते समाज में क्या होती है? स्टेबिलिटी बनी रहती है। लोग रोटी कपड़ा मकान जैसी बेसिक नीड पूरी करते रहते हैं, व्यवस्था बनी रखने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? दूसरा आता है गोल अटेनमेंट। हर समाज के कुछ लक्ष्य होते हैं। इन लक्ष्यों को तय किया जाता है कि कौन व्यक्ति क्या काम करेगा। अगर व्यवस्था में लक्ष्य तय नहीं होंगे, अगर परिवार में व्यक्ति की भूमिकाएं तय नहीं होंगी, पद तय नहीं होंगे, समाज में लोगों की भूमिका तय नहीं होगी, जैसा कि हमने देखा ना सामाजिक स्तरीकरण। तो सामाजिक स्तरीकरण की आप 50 गाली दे दीजिए कि सामाजिक स्तरीकरण में ऊंच नीच की भावना होती है, लेकिन अगर सामाजिक स्तरीकरण नहीं होगा तो आप लोगों के पदों का विभाजन कैसे करेंगे? आप भूमिकाओं को कैसे तय करेंगे? कौन क्या काम करेगा? लक्ष्य तय करना बहुत जरूरी है, नहीं तो अव्यवस्था फैल जाएगी। तो दूसरा महत्वपूर्ण क्या है? गोल अटेनमेंट, यानी सामाजिक व्यवस्था के लिए जरूरी है हर व्यक्ति की भूमिका, हर व्यक्ति के लक्ष्य तय किए जाएं। और ये काम कौन करता है? ये काम करती है राजनीतिक व्यवस्था। पॉलिटिकल सिस्टम तय करता है कि कौन सी नौकरी किसको मिलेगी, एग्जाम कैसे होंगे, ठीक है, कौन सा काम किसको मिलेगा, किसको सब्सिडी मिलेगी, एसटी में कौन होगा, एससी में कौन होगा, किसको स्कॉलरशिप मिलेगी। हर प्रकार की भूमिका तय होती हैं। कौन से पद की क्या योग्यता होगी, ये सब कुछ कौन तय करता है? सरकार तय करती है, यानी पॉलिटिकल सिस्टम तय करता है। तीसरा है इंटीग्रेशन। समाज के बहुत सारे अंग हैं, विभिन्न अंग हैं, उनमें तालमेल बहुत जरूरी है। ठीक है, व्यवस्था को बनाए रखने की जरूरी क्या है? तालमेल होना बहुत जरूरी है। अगर तालमेल नहीं होगा तो अव्यवस्था फैल सकती है, अराजकता फैल सकती है। और इस व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था में अराजकता फैलने से कौन रोकता है? वो है कानून और धर्म। लोगों में दो चीज का डर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो लोग क्या करेंगे? समाज में आग लगा देंगे, अराजकता फैला देंगे, अलगाववाद फैला देंगे, जगह जगह आतंकवाद फैलेगा, सांप्रदायिकता फैलेगी। तो ऐसे में जरूरी क्या है? कानून अपना काम करे और धर्म अपना काम करे। धर्म और कानून लोगों की नैतिकता रूप से लोगों को कंट्रोल करते हैं। तो यही कंट्रोल के चलते समाज में एकता बनी रहती है, नहीं तो समाज बिखर जाएगा। चौथी महत्वपूर्ण होता है वो है लेटेंसी। लेटेंसी मतलब तनाव प्रबंधन। ठीक है, समाज की संस्कृति और मूल्यों को अपनी आने वाली पीढ़ी को पहुंचाना,
ताकि मानसिक तनाव को दूर किया सके। जो सी आपको मिला है, जो परवरिश आपको मिली, जो विरासत आपको मिली है, आपका कर्तव्य है कि आने वाली पीढ़ी को भी वो पहुंचाइए। अगर आने वाली पीढ़ी को वो ज्ञान नहीं मिला तो वो सर्वाइव करना नहीं कर पाएगी भविष्य में, सीधी सी बात है। तो जिस प्रकार से आपने सर्वाइव करना सीखा है, आपकी आने वाली पीढ़ी को भी सर्वाइव करना सिखाना होगा। आप देखिए जनजातीय समाजों में, क्योंकि जनजातीय समाज जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, जहाँ सर्वाइव करना आसान नहीं है, तो जनजातीय समाज अपने बच्चों को स्कूल भेजे ना भेजे लेकिन सर्वाइवल सिखाता है, ताकि उनके जाने के बाद उनके बच्चे जंगलों में पहाड़ों पर निवास कर सकें, सर्वाइव कर सकें। यही होता है तनाव प्रबंधन, यही होता है लेटेंसी। व्यवस्था बनाए रखने की जरूरी है कि आने वाली पीढ़ी को भी सर्वाइवल सिस्टम सिखाया जाए, आने वाली पीढ़ी को भी मूल्यों परंपराओं के बारे में जानकारी दी जाए। अगर वो मूल्यों की अवहेलना करेंगे, परंपराओं की अवहेलना करेंगे, रीति रिवाजों का मजाक उड़ाएंगे, तो जो व्यवस्था उनको दी जा रही है वो व्यवस्था ही क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में काम आता है परिवार और शिक्षा का। तो परिवार और शिक्षा ये एक भूमिका निभाते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी को विरासत के रूप में सब कुछ बना बनाया मिल सके, ताकि व्यवस्था चलती रहे, व्यवस्था निरंतर बनी रहे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो ये है एगिल मॉडल। तो ये एगिल मॉडल क्या अलग से है? नहीं, सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भूमिका जो है उसके बारे में बताया है किसने? पार्सन ने। कि व्यवस्था अगर ये चार प्रकार के काम करती रहेगी, व्यवस्था बनी रहेगी। इसमें से कोई भी एक काम अगर टालमटोला हुआ, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, पूरी व्यवस्था ही ढह जाएगी। अब आते हैं व्यवस्था को लेकर 4 स्तर बताए। अब यहां से क्वेश्चन कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। बहुत सी किताबों में केवल 3 स्तर देखने को मिलते हैं, वो जैविक स्तर को शामिल नहीं करते, लेकिन यहां से गलतियां हो जाती हैं। पार्सन ने अपनी किताब में द सोशल सिस्टम में 1951 में जो किताब आई थी, इसमें 4 स्तर बताए हैं, जबकि हिंदी मीडियम की किताबों में 3 स्तर देखने को मिलते हैं। पेपर यहीं से बिगड़ जाता है, ध्यान समझिएगा। तो पार्सन कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था केवल एक अंतःक्रिया से नहीं बनी है, कई सारे लोगों की क्रियाओं से बनती है। तो कई लोग शामिल हैं इसमें, तो कई सारी व्यवस्थाओं से बनती है सामाजिक व्यवस्था। यानी सामाजिक व्यवस्था के अंदर भी कई सारे उप व्यवस्थाएं हैं। तो सामाजिक व्यवस्था अकेली काम नहीं करती है, कई सारी उप व्यवस्थाएं काम करती हैं। जैसे मान लीजिए आप ट्रेन में यात्रा करते हैं तो रेलवे आपको सर्विस देता है, लेकिन अंदर के खान पान की व्यवस्था आईआरसीटीसी करता है। रेलवे टिकट आप कहीं दलाल से खरीदते हैं या बाहर काउंटर से खरीद लेते हैं। तो अलग अलग भूमिकाएं हैं हर व्यक्ति की। ठीक है, तो एक रेलवे सिस्टम केवल रेलगाड़ी में जो ड्राइवर है, लोको पायलट है, वो केवल वो रेलवे नहीं चला रहा है, वो ट्रेन चलाता है, रेलगाड़ी चला रहा है, लेकिन अंदर की साफ सफाई की व्यवस्था किसी और की होती है, खाने पीने की व्यवस्था किसी और की होती है, सुरक्षा की व्यवस्था आरपीएफ की होती है। ठीक है, आपको सही जगह पर टिकट मिले, आपको सीट मिले, ये व्यवस्था टीसी की होती है। यानी एक पूरा रेलवे सिस्टम कई लोगों से मिलकर बना है ना, कई लोगों कई सारी व्यवस्थाओं से मिलकर बना है। ऐसे ही सामाजिक व्यवस्था भी अकेली नहीं है, सामाजिक व्यवस्था भी कई सारी उप व्यवस्थाओं से मिलकर बनती है। और ये कितनी उप व्यवस्थाएं हैं? 4 होती हैं। यहीं से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, हायरार्की ऑफ सिस्टम। इसी को पार्सन ने क्या कहा है? इसी को पार्सन ने साइबरनेटिक पदानुक्रम कहा है। क्लियर है? थोड़ा समझ लीजिए इसको। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? ठीक है, तो कोई भी इंसान अकेला काम नहीं करता, उसके लिए कई सारे लोग काम कर रहे होते हैं, व्यवस्था चल रही होती है। सीधी सी बात है, मान लीजिए आप एमपीपीएससी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो इंटरव्यू जब देने जा रहे हैं आप, तो कई लोगों की भूमिका उसमें है। एक व्यक्ति ऑटो में बैठे हुए हैं जो आपको आयोग तक, कार्यालय तक पहुंचाएगा। आयोग में भी एक व्यक्ति होगा जो आपके फॉर्म आपके वेरिफिकेशन करेगा। तो केवल आप डायरेक्ट इंटरव्यू बोर्ड में जाके घुस नहीं जाते हैं, कई सारे लोगों की भूमिका होती है आपको वहां तक पहुंचाने में। तो उसी प्रकार व्यवस्था भी एक काम से नहीं चलती है, कई सारी उपव्यवस्थाएं होती हैं जो मिलकर काम करती है ताकि व्यवस्था बनी रहे। तो हर व्यवस्था के पीछे क्या होता है? अलग अलग 4 स्तर होते हैं। अब ये 4 स्तर क्या है, इसको समझ लीजिए, यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो किसी भी सामाजिक व्यवस्था में, सोशल सिस्टम में 4 व्यवस्थाएं होती हैं। पहला है सांस्कृतिक व्यवस्था, कल्चरल सिस्टम कहते हैं, याद रखिएगा। ये समाज में सूचना देती है, मूल्य तय करती है, धर्म, कानून, नीति, नियमों का तय करती है। अगर किसी भी समाज में कल्चरल सिस्टम नहीं है, अगर किसी भी व्यवस्था में, समाज में मूल्य नहीं है, मापदंड नहीं है, परंपराएं नहीं है, रीति रिवाज नहीं है, धर्म और कानून का महत्व नहीं है, वो व्यवस्था अपने आप ढह जाएगी। तो व्यवस्था को चलाने के लिए जरूरी है सांस्कृतिक व्यवस्था, कल्चरल सिस्टम होना चाहिए। इसलिए कल्चरल सिस्टम को सबसे ऊपर रखा जाता है, हायरार्की है, पद सोपान में सबसे ऊपर कौन सी होती है? कल्चरल सिस्टम होता है। कल्चरल सिस्टम के नीचे दूसरा सिस्टम आता है, उसे हम कहते हैं सोशल सिस्टम।
ये लोगों के बीच की अंतःक्रिया से, उनकी भूमिकाओं से नियंत्रित होता है, जिसमें हर व्यक्ति की हर योग्यता के हिसाब से पदों का विभाजन कर दिया जाता है, हर व्यक्ति की भूमिका तय कर दी जाती है और हर व्यक्ति अपनी भूमिका के हिसाब से लोगों में इंटरेक्शन करता है, वो व्यवस्था बनी रहती है। तीसरी व्यवस्था होती है व्यक्तित्व की व्यवस्था, यानी पर्सनैलिटी सिस्टम। हर व्यक्ति की अपनी इच्छाएं होती हैं, प्रेरणाएं होती हैं, ये व्यवस्था को चलाने का काम करती हैं। कल को मान लीजिए हर व्यक्ति सन्यासी हो जाए, जैसे भारत में होता है कि सन्यास की अवधारणा है भारत में, ब्रह्मचार आश्रम के, ब्रह्मचार, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। अगर हर व्यक्ति गृहस्थ जीवन में जाने की जगह सन्यासी होना शुरू हो जाए तो व्यवस्था क्या बनी रहेगी? समाज ढह जाएगा, भारतीय समाज, भारतीय सभ्यता का पतन हो जाएगा अगर हर व्यक्ति सन्यासी हो गया तो। क्योंकि अगर हर व्यक्ति सन्यासी हो गया तो उसके पास कोई इच्छा ही नहीं होगी, कोई प्रेरणा ही नहीं होगी, कोई जीवन का उद्देश्य ही नहीं होगा, बस एक ही उद्देश्य होगा, मोक्ष प्राप्त करना है। तो व्यवस्था चलेगी कैसे? व्यवस्था चलाता है गृहस्थ आश्रम, व्यवस्था चलाता है ब्रह्मचार आश्रम, वानप्रस्थ तो संन्यास आश्रम व्यवस्था नहीं चला सकते, ये तो व्यवस्था से अलग हटने की बात करते हैं। इसी जरूरी क्या है? व्यक्ति की इच्छाएं, प्रेरणाएं बहुत जरूरी हैं। अगर आपने व्यक्ति की इच्छाएं, प्रेरणाएं खत्म कर दी, उसकी पर्सनैलिटी खत्म कर दी, उसके अंदर का मोह माया खत्म कर दिया, व्यवस्था अपने आप खत्म हो जाएगी। जरूरी क्या है? व्यक्तिगत व्यवस्था बहुत जरूरी है। और चौथा है जैविक व्यवस्था। जैविक व्यवस्था मतलब ठीक है, भौतिक ऊर्जा, शारीरिक ऊर्जा, रोटी कपड़ा मकान, बेसिक नीड की बात हो रही है। अगर लोगों की बेसिक नीड पूरी नहीं होगी तो व्यवस्था क्या काम करेगी? व्यवस्था का कोई मायना नहीं है। अगर लोगों की रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता पूरी नहीं हो रही है तो ये सांस्कृतिक व्यवस्था क्या कर लेगी? आप सांस्कृतिक व्यवस्था में बात कर रहे हैं परंपराओं की, रीति रिवाजों की, तो व्यक्ति रीति रिवाज परंपराओं को तभी मानेगा जब उसकी बेसिक नीड पूरी होगी, रोटी कपड़ा मकान पूरा होगा। स्वाभाविक सी बात है। तो ये चारों व्यवस्थाएं जब मिलती हैं तब जाके सामाजिक व्यवस्था बनती है। तो सामाजिक व्यवस्था अकेली नहीं होती है, चार व्यवस्थाओं से मिलकर बनती है। इसमें सबसे ऊपर कौन सी है? सबसे ऊपर है सांस्कृतिक व्यवस्था, जो मूल्य मापदंड तय करती है। दूसरी है सामाजिक व्यवस्था, जो व्यक्तियों की भूमिकाएं, पदों का विभाजन करती है, अंतःक्रिया तय करती है। तीसरी है व्यक्तिगत व्यवस्था, जो लोगों की इच्छाएं और प्रेरणाओं को प्रेरित करती है। और चौथी है जैविक व्यवस्था, जो रोटी कपड़ा मकान, लोगों की बेसिक नीड की बात करती है। सामाजिक व्यवस्था इन चारों व्यवस्थाओं से मिलकर बनती है। यहां तक क्लियर हुआ? इसी को कहते हैं हायरार्की ऑफ सिस्टम, इसी को कहते हैं साइबरनेटिक, ठीक है, हायरार्की। अब यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि साइबरनेटिक हायरार्की में सबसे ऊपर कौन सी व्यवस्था है? तो पार्सन कहते हैं सबसे ऊपर है सांस्कृतिक व्यवस्था। अगर वो कमजोर हुई तो बाकी तीनों अपने आप कमजोर हो जाएंगी। स्वाभाविक सी बात है। अगर ऊपर धर्म कानून नहीं होगा तो फिर व्यक्ति में सामाजिक व्यवस्था कैसे चलेगी? व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था कैसे होगी? व्यक्ति की इच्छाएं पूरी कैसे होंगी? जरूरी है सांस्कृतिक व्यवस्था का होना। क्लियर? कोई डाउट इसमें? चलिए, तो ये था आज का टॉपिक, जिसमें हमने पार्सन के 10 जो पुराने पेपर हैं या पुराने क्वेश्चन आए हैं उनसे भी देखा है। बहुत से टॉपिक अभी हमने पढ़े नहीं है, जैसे पैटर्न वेरिएबल है, सामाजिक परिवर्तन है, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत है। ये सब टॉपिक हम मंडे को पढ़ेंगे। या तो कोई डाउट इसमें? कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। सामाजिक पार्सन को अच्छे से पढ़िएगा, याद रखिएगा। पार्सन हुए, नेडल हुए, दुर्खिम हुए, ठीक है। मार्क्स तो फिर भी एक बार समझ में आ जाते हैं, क्योंकि मार्क्स में भटकाव नहीं है, मार्क्स स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति हैं, ये बात है, काम खत्म, दूसरा कुछ नहीं है। लेकिन ये लोग जो विचारक हैं, मर्टन हुए, पार्सन हुए, या नेडल हुए, या आपके आगे जाकर हम देखते हैं रेडक्लिफ ब्राउन हुए या दुर्खिम हुए, इनके विचारों में घुमाव बहुत ज्यादा है। एक विचार कभी कभी ओवरलैपिंग लगती है कि एक विचार अलग चलता है, दूसरा विचार में अचानक से विचार थोड़े से परिवर्तित हो जाते हैं, इसलिए कंफ्यूजन बना रहता है। ठीक है, जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्क्स है उतना तो कोई नहीं है, इसलिए मार्क्स को पढ़ना आसान लग जाता है समझना कि कार्ल मार्क्स एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति हैं। ये विचार है, काम खत्म, वो दूसरा विचार पर सोचते ही नहीं है, उनके लिए हर चीज एक ही है, आर्थिक कारक, इसलिए मार्क्स पढ़ना आपको सिंपल लगता है। तो पार्सन को अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, कोई भी डाउट है, क्वेश्चन हो, पूछ लीजिए। तो आज हमने पार्सन का सामाजिक परिचय पढ़ा, आज हमने पार्सन के सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांत को समझा, एगिल मॉडल को समझा, और सामाजिक व्यवस्था में जो हायरार्की होती है, साइबरनेटिक्स पदानुक्रम कहते हैं जिसे हम, आज हमने उसको जानने का, समझने का प्रयास किया। और ये भी देखा कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है कि समाज महत्वपूर्ण है। हमने ये भी देखा कि सामाजिक व्यवस्था के मूल तत्व क्या होते हैं और सामाजिक व्यवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं, सामाजिक व्यवस्था किस स्पीड पर टिकी हुई है, वो आधार क्या है, बेस क्या है, उसको भी समझने का हमने काम किया। ठीक है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, कोई दिक्कत इसमें? सामाजिक, याद रखिए पार्सन वाला जो टॉपिक है हमारा वो थोड़ा लेंदी है, याद रखिएगा, एक लेक्चर में काम नहीं हो सकता, एक या दो लेक्चर से काम नहीं चलेगा, लगभग 3 से 4 लेक्चर में जाके पार्सन कवर होता है। तो आज तो हमने केवल सामाजिक व्यवस्था और एगिल मॉडल को पढ़ा है। कल हम पढ़ेंगे, मंडे की क्लास में हम पढ़ेंगे सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को, फिर हम पढ़ेंगे पैटर्न वेरिएबल को, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को,
और समाज शास्त्र में भी कई प्रकार के अलग अलग विचार प्रकट किए हैं पार्सन ने, हम उनको भी पढ़ेंगे। तो जब कोई थिंकर पढ़ते हैं तो ये सोच के नहीं पढ़ना है कि हमारा बेसिक चीज पढ़ के चले गए या हमारे किताब के हिसाब से पढ़ के चले गए। उनके जीवन भर में जो भी दर्शन है, उनका फिलॉसफी है, जो भी विचार है उनका समाज शास्त्र को लेकर, हर थिंकर के सारे विचारों को पढ़ना जरूरी होता है। पर्टिकुलर कोई एक या दो विचार पढ़ के मत चले आया कीजिए कि पेपर में ये महत्वपूर्ण है, यही पढ़ के जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो बने रहिए हमारे साथ, मुलाकात होगी आपसे अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।